वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें काफ़ी टर्म यूज़ होने वाले हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। इनको हम वन बाय वन और डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, ये पूरा टॉपिक मैंने लिखा हुआ है। मैं आपको ये सारे का सारा डिटेल से पढ़ाऊंगा। आज जो हमारी डिस्कशन है वो है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा वो इसका जो है वो डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर के रिलेटेड है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने एक फार्मूला लिखा, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। यहाँ जो आर है वो रेजिस्टेंस है, जो रो है वो रेजिस्टिविटी है, एल जो है वो लेंथ है, ए जो है वो एरिया, और ये चारों टर्म मैंने लिखी हुई है। सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। लेट्स सपोज रेजिस्टेंस आप सिंपल अल्फाज में समझ लें, रुकावट है। जैसे फर्ज करें आप किसी जगह से गुजर रहे हैं, वहाँ पे एक चेयर पड़ी है रास्ते में, तो आपको वो क्रॉस करनी है, तो वो एक रेजिस्टेंस फर्ज करें हमारे लिए। अगर वहाँ 2 चेयर पड़ी हैं तो रुकावट बढ़ गई, 3 चेयर पड़ी हैं, रुकावट और ज़्यादा होगी। तो जितनी चेयर बढ़ती जाएंगी रुकावट बढ़ती जाएगी। सेम वो रुकावट का नाम हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। अब देखिएगा, हमने गुजरना है तो हम लेट्स सपोज चार्ज हैं। अगर चार्ज किसी जगह से गुजरे तो चार्ज को जितनी रुकावट का सामना होगा उस रुकावट का नाम हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। अब यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है। रेजिस्टेंस यहाँ पे दो, पहले तो हम डिपेंडेंस पढ़ेंगे लेंथ और एरिया, उसके बाद मैं इसका बताऊंगा भी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले जो है ना वो रेजिस्टेंस का और लेंथ का रिलेशन देखना। अच्छा, ये जो मेरे पास ना एक कंडक्टर पड़ा है, इसमें से लेट्स सपोज करंट गुजरेगा, और करंट गुजर के मान लें वो लेफ्टवर्ड से राइटवर्ड जा रहा है, कन्वेंशनल करंट है। यहाँ पे चार्ज गुजर रहा है, लेट्स सपोज जब ये चार्ज गुजरेगा तो चार्ज जाके स्ट्राइक करेगा एटम के साथ, यानी मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, वैसे फ्लो नेगेटिव करता है कंडक्टर में। अगर देखा जाए तो ये जब ये चार्ज गुजरेगा, लेट्स सपोज ये चार्ज है, या जब गुजरेगा तो ये एटम से स्ट्राइक करेगा। अब देखें, इस एटम ने, ये जो ब्लैक कलर का है, ये मेरे पास है एटम। इस एटम ने इसके रास्ते में रुकावट पैदा की, और ये रुकावट किसके रास्ते में आ रही है? चार्ज के फ्लो के रास्ते में आ रही है। अब यहाँ पे मैंने बनाए हैं 4 एटम। नीचे मैंने एक और डायग्राम बनाई है। अगर देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे लेंथ कम है, यहाँ पे लेंथ ज्यादा है। यहाँ पे देखा जाए तो फर्ज करें यहाँ पे 7 एटम है। जब चार्ज यहाँ से गुजरेगा तो यहाँ 7 एटम से स्ट्राइक करेगा, तो गुजरने के लिए रास्ता क्या है? सेम है। इस केस में जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका है, दोनों का एरिया सेम है। यानी इस केस में एरिया चेंज नहीं हो रहा है। असल में इसमें हमने ये माना हुआ कि एरिया मेरे पास क्या हुआ है? सेम आया है। अब यहाँ बच्चे देखा जाए तो यहाँ 4 एटम है, यहाँ 7 एटम है, तो यहाँ वो फर्ज करें 4 टाइम्स ट्राई करेगा, यहाँ 7 टाइम्स ट्राई करेगा। अब देखा जाए जिसमें एटम ज्यादा है उसमें रुकावट भी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंस का और लेंथ का बच्चे मेरे पास कौन सा रिलेशन आ रहा है? डायरेक्ट। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी नंबर ऑफ एटम बढ़ते जाएंगे और मेरे पास रुकावट भी बढ़ती जाएगी। तो ये पहला रिलेशन आपने याद रखना है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, कि अगर आप बात करें रेजिस्टेंस की और लेंथ की तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अगर लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी स्टूडेंट क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ये था पहला पॉइंट कि रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे एरिया क्या माना गया है? कांस्टेंट या सेम है। स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है रेजिस्टेंस का जो रिलेशन है बिटवीन आर एंड ए, यानी कि रेजिस्टेंस का रिलेशन हमने एरिया के साथ पढ़ना है। यहाँ पे भी 2 डायग्राम बनी हुई है। ये पहली डायग्राम इसमें एरिया कम है, दूसरी डायग्राम इसमें एरिया बढ़ गया है, लेकिन दोनों केसेस के अंदर लेंथ एक जैसी। अब इस केस में क्या होगा? इसमें गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। यहाँ एटम जरूर बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पे लेट्स अगर देखा जाए तो यहाँ पे करंट के या चार्ज के गुजरने के रास्ते बढ़ गए हैं। जैसे फर्ज कीजिएगा एक दरवाजा छोटा है और एक दरवाजा बड़ा है, तो जो छोटा दरवाजा है उसमें हमारे लिए गुजरना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एरिया कम है, और बड़े दरवाजे में से गुजरना आसान हो जाएगा क्योंकि एरिया क्या है? ज़्यादा है। यानी हमें कहाँ रुकावट ज़्यादा होगी? जहाँ एरिया कम होगा, दरवाज़ा छोटा होगा। और कहाँ रुकावट कम होगी? जहाँ एरिया बड़ा होगा। तो हमने ये सीखा कि यहाँ पे जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे गुजरना आसान हो रहा है, यानी करंट यहाँ चार्ज यहाँ से भी गुजर जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यहाँ नंबर ऑफ फेज क्या होगी? इंक्रीज, या नंबर ऑफ पाथ इंक्रीज करके। लेकिन इस केस में हमने ये माना हुआ है कि दोनों की लेंथ क्या आएगी बच्चों? सेम आएगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए आर का और ए का इनवर्स रिलेशन आता है, तो ये मेरे पास आती है इक्वेशन नंबर 2। ये 2 पॉइंट्स बड़े अहम थे। पहला आर का और एल का कौन सा रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा? डायरेक्ट। दूसरा आर और एल का कौन सा रिलेशन पढ़ा है? इनवर्स। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी कंबाइनिंग 1 एंड 2।
आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए, यानी आर का एल के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ए के साथ इनवर्स रिलेशन, तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए आएगा। अब यहाँ मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा तो आर इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, उसका नाम होता है रो, तो फार्मूला बनेगा एल ओवर ए के बराबर। तो ये वो फार्मूला था जो हमने स्टार्टिंग में लिखा कि आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट पहली डेरिवेशन हम लोगों ने पढ़ी फार्मूले की। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। आर और एल का डायरेक्ट रिलेशन है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि अब एमसीक्यूज में आता है कि अगर फर्ज कीजिएगा लेंथ इंक्रीज होगी, बच्चे आर भी मेरे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर लेंथ करेगी डिक्रीज तो आर भी मेरे पास डिक्रीज करेगी, क्योंकि यहाँ पे आर और एल का कौन सा रिलेशन माना गया है, डायरेक्ट। यहाँ आ जाए तो आर और ए का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। यहाँ अगर एरिया इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और अगर यहाँ पे एरिया डिक्रीज करेगा तो मेरे पास रेजिस्टेंस क्या करेगी, इंक्रीज। तो ये आपने याद रखना है कि इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, इसका मतलब इनवर्स रिलेशन है, और ये हमने यहाँ तक पॉइंट लिख लिए। अब स्टूडेंट मैं आपको पहले थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि रेजिस्टेंस क्या है, फिर रेजिस्टेंस का उलट भी होता है। अगर फर्ज करें मुझे किसी जगह से गुजरना है, तो जिस रुकावट का या ऑपोजिशन का सामना मुझे हो रहा है उसका नाम है रेजिस्टेंस। यहाँ पहले मैंने डिफाइन लिखी है कि रेजिस्टेंस और इसका कंडक्टेंस का डिफरेंस है, फिर मैंने लिखा है रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। पहले मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा रेजिस्टेंस को। बच्चे रेजिस्टेंस किसी जगह से होती है ऑपोजिशन, मतलब देखिएगा इस चार्ज को इस एटम ने कितनी ऑपोजिशन ऑफर की है उसका नाम है रेजिस्टेंस। तो हमारे पास अगर डिफाइन कहा जाए रेजिस्टेंस तो इसको डिनोट करते हैं आर से। रेजिस्टेंस ये कहलाती है कि ऑपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि किसी जगह से चार्ज गुजरना चाहा, उसको जितनी ऑपोजिशन का, जितनी रुकावट का सामना होगा उसका नाम हमारे पास आता है रेजिस्टेंस। अब इसका फार्मूला हमने देखा है, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए आ जाएगा। अब यहाँ पे आर रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, ए क्या है, एरिया है। अब आर का एक और फार्मूला भी होता है, ओहम ला, आर इज इक्वल टू वी ओवर आई, यानी वी इज इक्वल टू आई आर आता है। अगर हम वहां से इसको सॉल्व करके निकाल ले तो मेरे पास v इज इक्वल टू आई आर से आर का एक और फार्मूला निकलता है v ओवर आई, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब रेजिस्टेंस का एक उलट होता है कंडक्टेंस। बस देखिएगा किसी जगह से मुझे रुकावट ज्यादा मिली है तो उस जगह से मेरा गुजरना मुश्किल हो गया है, तो मेरे लिए आसानी कम होगी। तो असल में कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस का उलट कर दें तो उसको कहते हैं कंडक्टेंस, या आप ये कह लें विद हाउ मच ईज चार्ज कैन पास, कितनी आसानी के साथ चार्ज गुजर सकता है उसका नाम क्या होता है, कंडक्टेंस। और जितनी मुश्किल आएगी उसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस। इसकी दूसरी डिफाइन बनती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब देखिएगा इसको डिनोट करते हैं जी से, इसका फार्मूला आर, तो इसका बनेगा 1 ओवर आर, इसका है वी ओवर आई तो इसका बनेगा आई ओवर वी, ये है रो एल ओवर ए तो इसका रेसिप्रोकल बनेगा ए ओवर रो एल आ जाएगा। तो ये इसकी फॉर्मुलेशन थी रेजिस्टेंस की और कंडक्टेंस की। अब ये देखते हैं कि डिपेंड किन चीजों पे करती है। जो रेजिस्टेंस है ना, ये 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे तो डिपेंड करेगी, एरिया पे भी डिपेंड करेगी। अब ये दो चीजें मैंने और लिखी हैं, एक है नेचर ऑफ मटेरियल और एक है टेम्परेचर। सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेम्परेचर को डिफाइन करूंगा। टेम्परेचर क्या चीज है बच्चे, देखिएगा अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो एटम है ना इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन वाली, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगी, इंक्रीज। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी इनकी वाइब्रेशन भी इंक्रीज कर जाएगी, यानी एटम यहाँ पे था वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वो ज्यादा वाइब्रेशन स्टार्ट कर देगा। अब देखिएगा जहां पे कम वाइब्रेशन होगी और जहां पे ज्यादा वाइब्रेशन होगी तो ज्यादा वाइब्रेशन में टकराव भी ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक बढ़ी, काइनेटिक से वाइब्रेशन बढ़ी, और वाइब्रेशन जैसे ही बढ़ेगी यहाँ से करंट का गुजरना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी बच्चों, इंक्रीज कर जाएगी। तो हमें ये समझ आया कि कंडक्टर के लिए आर का और टी का कौन सा रिलेशन आता है, डायरेक्ट रिलेशन आता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। तो ये आता है थर्ड पॉइंट कि लेंथ पे तो डिपेंड करती है, साथ एरिया पे डिपेंड करती है और साथ टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। अब लास्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब देखिएगा बच्चे, इतना ही पीस हमारे पास ए मटेरियल का है और इतना ही मेरे पास है बी मटेरियल का, यानी दो मटेरियल हैं। फर्ज कीजिएगा एक आयरन है
और एक मान लें मेरे पास लेट्स सपोज कोई गोल्ड है, दोनों का एरिया भी एक जैसा, दोनों की लेंथ भी। अब दोनों के एटम के दरमियान में डिस्टेंस एक जैसा नहीं होगा। फर्ज कीजिएगा ए मटेरियल जो है ना, इसके एटम के दरमियान में डिस्टेंस है कम और बी मटेरियल में डिस्टेंस आ रहा है ज्यादा, ये देखें। तो यहाँ करंट का गुजरना आसान हो जाएगा, यहाँ मुश्किल हो जाएगा। तो एटम का डिस्टेंस चेंज हुआ, लेंथ भी सेम, एरिया भी सेम, तो असल में यहाँ मटेरियल की नेचर चेंज होगी। तो यहाँ असल जो चीज चेंज होगी वो क्या चेंज होगी, रो चेंज होगी। तो असल में क्या होता है कि जब आप मटेरियल चेंज करते हैं तो नेचर ऑफ मटेरियल भी क्या हो जाती है, चेंज। मसलन देखिएगा गोल्ड की और आयरन की दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों का एरिया भी सेम, दोनों की रेजिस्टेंस फिर भी चेंज होगी। इसकी रीजन क्या है कि दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो असल में रेजिस्टेंस जो है ना वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल, जिसको आप लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, ये हमारे पास आती है। ये था इसके डिपेंडेंस का पॉइंट। और यही सेम रेजिस्टेंस भी इस पे डिपेंड करती है और कंडक्टेंस भी इस पे डिपेंड करती है, लेकिन एक में आर और ए का इनवर्स है, जी और ए का डायरेक्ट है, लेकिन डिपेंडेंस दोनों की सेम है। अब आते हैं इसके यूनिट की तरफ। रेजिस्टेंस का अगर आप यूनिट बच्चे डिफाइन करें तो आर का फार्मूला आता है वी ओवर आई। वी वोल्टेज, आई करंट, आर रेजिस्टेंस। अगर आप इसका फार्मूला देखें, यहां से आप डिफाइन करें तो आर की जगह अगर आप लिखें 1 ओम, तो वोल्ट की जगह आएगा 1 वोल्ट और करंट की जगह आएगा 1 एम्पेयर। तो इसका मतलब ये बना कि जो ओहम है ना, इसको आप सिंबल इससे डिनोट करते हैं, ये फार्मूला आता है वोल्ट ओवर एम्पेयर, यानी V ओवर A की पावर क्या आएगा, -1। तो ये आपने याद रखना है, ओहम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस इसका उलट है। अब एक ओहम है, एक बनेगा ओहम का इनवर्स। तो ओहम का इनवर्स को आप लोग क्या कहते हैं, मोह, या इसको क्या कहते हैं, साइमन इनवर्स या ओहम इनवर्स, और इसका फार्मूला है वोल्ट पर एम्पेयर। तो ये बनेगा एम्पेयर पर वोल्ट के बराबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास स्टूडेंट रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस आपस में कैसे रिलेट करते हैं। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी के ऊपर। अगर मैं यहां से बच्चे रो का फार्मूला नहीं, तो रो का फार्मूला था आर ए ओवर एल के बराबर आ जाएगा मेरे पास। आर है रेजिस्टेंस, ए है एरिया, एल है लेंथ। तो ये जो रो है ना रेजिस्टिविटी, ये असल में लगी है कांस्टेंट की जगह। ये ना तो एरिया पे डिपेंड करती है, ना ही लेंथ पे डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ नेचर पे और टेम्परेचर पे। मसलन जैसे मैंने बताया कि रेजिस्टिविटी है क्या चीज, 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस की रेजिस्टेंस। पहले इसको मैं डिफाइन करता हूँ, फिर मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। रेजिस्टिविटी जब भी आपने निकालनी है तो आपने कहना है कि वही जो मटेरियल है उसका 1 मीटर लेंथ है और 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया है। तो यहाँ पे अगर फर्ज कीजिएगा मैं रो की जगह वैल्यू पुट करूं तो रो का फार्मूला बनेगा आर, एरिया की जगह भी 1 और लेंथ की जगह भी 1, तो रो बराबर आएगी आर के। और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, मीटर, सॉरी ओहम। और एरिया का क्या आता है, मीटर का स्क्वायर। और लेंथ का बच्चे क्या आएगा, मीटर। तो ये मीटर मीटर से क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये फार्मूला बनेगा रो बराबर, और ये बनेगा ओम इंटू मीटर के बराबर। तो अगर देखा जाए तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस किसके बराबर है, रेजिस्टिविटी के। लेकिन कब, जब उसका एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ भी 1 मीटर के बराबर आ जाए। तो 1 मीटर क्यूब, जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास अगर निकाला जाए तो बच्चे वॉल्यूम बराबर आता है एरिया इंटू लेंथ। तो आएगा 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर, तो ये आ जाएगा 1 मीटर क्यूब के बराबर। तो 1 मीटर क्यूब सब्सटेंस की जितनी रेजिस्टेंस आती है उसका नाम क्या होता है मेरे पास, रेजिस्टिविटी। इसको थोड़ा सा और डीपली देख लेते हैं। अगर फर्ज कीजिएगा सेम मैंने कहा गोल्ड ले लिया और सेम ही आयरन ले लिया, दोनों की लेंथ भी सेम, दोनों का एरिया भी सेम। अब अगर देखा जाए तो यूनिट एरिया के ऊपर या यूनिट वॉल्यूम के अंदर उनके एटम के दरमियान में डिस्टेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, क्योंकि आयरन का डिस्टेंस और होता है, गोल्ड का और होता है। तो दोनों की नेचर डिफरेंट होने से असल में क्या फैक्टर चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगी। तो रेजिस्टिविटी असल में डिपेंड करती है यूनिट वॉल्यूम के अंदर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो रो बराबर आर के। अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो है कंडक्टिविटी। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस, तो रेजिस्टिविटी का बना कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे इसका यूनिट है ओहम मीटर, तो ये बनेगा ओहम मीटर का इनवर्स, यानी ओहम मीटर पूरे का ही इनवर्स बन जाएगा। अब डिपेंडेंस, ना तो ये डिपेंड करती है लेंथ पे, ना ये डिपेंड करेगी एरिया पे। तो ये सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करती है कि वहां पे टेम्परेचर कितना है और वहां मटेरियल की नेचर कितनी है। तो ये दो फैक्टर जो है ना रेजिस्टिविटी को बड़ा अहम याद रखना, स्टूडेंट डिफाइन करते हैं। ये इंडिपेंडेंट होती है लेंथ और एरिया से। मसलन एक एमसीक्यू आता होता है, फर्ज कीजिएगा
अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास वायर है, इसको मैंने कट कर दिया, कट करने से ये हाफ अलग हो जाएगा, ये हाफ अलग हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मटेरियल चेंज नहीं हुआ, इसकी लेंथ आधी हुई है। तो लेंथ के चेंज करने से रेजिस्टेंस पे तो इफेक्ट जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे इफेक्ट नहीं जाएगा। तो ये एमसीक्यूज मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करके बता देता हूँ, बच्चे याद रखिएगा। अगर मैं कहता हूँ कि फर्ज कीजिएगा एक वायर है और वायर की लेंथ एल है, इसको आपने कट कर दिया है 2 बराबर हिस्सों में, तो हर लेंथ हो जाएगी l/2 और l/2 के बराबर आ जाएगी। सिंपल सी बात है कि ऐसे वायर थी, मैंने कट किया, 2 वायर बना दी, आधी-आधी लेंथ। लेंथ आधी हुई है, तो हमने पढ़ा है कि लेंथ का और आर का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। अगर लेंथ डिक्रीज होगी तो आर भी डिक्रीज। अब लेंथ हुई है l/2, तो रेजिस्टेंस बच्चे कितनी हो जाएगी, r/2। अगर पहले रेजिस्टेंस थी r, अब बताएं यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितनी आएगी, r/2 के बराबर। 2 हिस्से अलग हो गए, हर हिस्से की रेजिस्टेंस होगी r/2। लेकिन देखिएगा, अलग होने के बाद, कट होने के बाद उनका मटेरियल सेम है अभी तक, तो यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी रो ही आएगी, यहाँ पे भी रो ही आएगी, और यहाँ पे भी असल में रो ही आएगी। उसकी रीजन क्या है कि उसके अंदर मटेरियल की नेचर चेंज नहीं हुई। तो ये स्टूडेंट बड़ी अहम बात याद रखनी है कि रेजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी आगे 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, और 2 पे डिपेंड नहीं करती, और वो मैंने आपको चीजें बता दी। तो ये स्टूडेंट इसके कुछ पॉइंट थे। इसमें एक पॉइंट है वो आगे इंडिटेक्स के रिलेटेड आता होता है कि अगर आपने वायर को स्ट्रेच किया या कंप्रेस किया तो फिर क्या रिलेशन बनेगा, फिर उसमें वॉल्यूम हम जो है वो कांस्टेंट मानेंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है, वो मैं आपको डिटेल में किसी दिन बताऊंगा। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप बता सकते हैं, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर का दूसरा पार्ट होगा, जिसमें सिर्फ हम लोगों ने टेम्परेचर को डिस्कस करना है और उसके कोफिशिएंट को डिस्कस करना है। ये हमने चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में कवर कर ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।